ऑफिशियल चैनल ऑफ एस चांद एकेडमी। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आऊं दोस्तों एक वीडियो सोल्यूशन, एक शानदार वीडियो सोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, भले ही आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से या कोई और मीडियम से। इंग्लिश अपने आप में चैलेंज इसलिए है क्योंकि इसकी ग्रामर की बारीकियां समझनी पड़ती है, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें सर्टेन नहीं रहती। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है एक अच्छी बुक का, कि एक अच्छी बुक मिलनी चाहिए। और वो अच्छी बुक दोस्तों आपके लिए एस चांद पब्लिकेशन कितने ही वर्षों से लेकर आया है, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। एक इतनी शानदार किताब जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और जहां इंग्लिश ऑब्जेक्टिव में आती है वहां ये बुक काम आती है। 27 चैप्टर्स हैं टोटल इसके, और सारे चैप्टर्स अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं। उन चैप्टर्स के वीडियो सोल्यूशन के लिए मैं यहां पे आज आपको एक ऐसा वीडियो सोल्यूशन जहां पे हमने थ्योरी को बताया और उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझाया और फिर बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। दोस्तों अपने आप में इस बुक को अगर एक बहुत अच्छा इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक कहा जाए तो कम नहीं होगा। उस क्वेश्चन बैंक को कैसे सॉल्व करें, उसके इनोवेटिव आइडिया के लिए क्यूआर कोड से आप सीधा पहुंच जाते हैं सीधा उस चैप्टर पे और चैप्टर के क्वेश्चंस को करते हैं। तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लिए चलते हैं आपको। So here we are with the chapter number 23, that is idioms and phrases। दोस्तों idiom और phrases का एक चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है बहुत सारे एग्जामिनेशन में आएगा। मतलब आप बैंकिंग की बात कर ले तो वहां भी काम आएगा, डायरेक्टली तो नहीं इनडायरेक्टली बहुत सारी बार आता है। और इवन बहुत पहले मेंस में एसबीआई के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते थे इडियम्स एंड फ्रेजेस के। एसएससी की बात कर लें तो फिक्स है, उसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसके अलावा भी जहां जहां ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश है वहां ये काम ही आता है। बेसिकली इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब क्या है दोस्तों? इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब है कोई ना कोई प्रकार के मुहावरे हैं, जो वो बात लिखी हुई है उसका कुछ और एक्चुअल मीनिंग है। वो मीनिंग क्या है वही अपने को पता लगाना है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये हमेशा नाचने के लिए नहीं कहा जाता है, ये उस हर समय कहा जाता है जहां पे आपको कुछ काम नहीं आता और आप बहाने बना रहे हैं। तो एक्चुअली समझना है अपने को कि एक्ट की मीनिंग क्या होगा, ठीक है ना। अब इसके लिए देखिए जितने ज्यादा इडियम्स आप याद करें उतना अच्छा है। एक बहुत सिंपल सजेशन देता हूं दोस्तों, बहुत शानदार सजेशन। जब आप ऑनलाइन जाते हैं ना तो आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे इडियम्स मिलते हैं। एक बहुत बेसिक चीज बताऊंगा आपको, अगर आप इडियम्स और फ्रेजेस को लॉन्ग टर्म के लिए याद करना चाहते हैं, हमारी जो पहली लर्निंग प्रोसेस होती है ना, लाइफ की पहली लर्निंग प्रोसेस, वो होती है लिसनिंग। हम सुनते हैं और चीजों को याद करते हैं, सुनते हैं और चीजों को याद करते हैं, राइट। अभी हम क्या चाह रहे हैं कि हमें याद हो जाएं सारे इडियम्स। कुछ भी ना करो, लिस्ट ऑफ इडियम्स बहुत सारी जगह मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन मिल जाएगा, कहीं पे भी आप ले लीजिए। अपनी आवाज में उन्हें रिकॉर्ड कर दीजिए। जैसे कोई भी एक इडियम का नाम लिया, उसका मीनिंग, इडियम मीनिंग, इडियम मीनिंग, इडियम मीनिंग, ऐसे आप 20-20 के 25-25 के ऑडियोज बना लें अपने पास। और एक ही दिन में बनाने की जरूरत नहीं है, कभी बनाएं। रात को सोते वक्त उन इडियम्स को ईयरफोन में लगा के बस सुनते जाएं और नींद ले लें। सिंपल, छोटे छोटे, मतलब 25 के अगर आप सेट बना लेंगे, ऐसे 5 सेट भी बहुत सारे हो जाएंगे। सो कुल मिला के करना कुछ नहीं है, उन इडियम्स को सुनना ही तो है। सुनना है, याद होएगा, सुनना है, याद होएगा। अपनी आवाज में, किसी और से मेहनत करवानी नहीं, बोलेंगे तब भी एक बार पढ़ेंगे। मतलब कुल मिला के एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल तरीका आपको बताया मैंने। तो अब उसको अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। मैं 50-55 क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं, सो दैट आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए इडियम्स और फ्रेजेस की। तो चलिए लिए चलते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर पहला प्रैक्टिस सेट है आपका, और उसमें फटाफट निकल गया थोड़ा सा आगे। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी को पीसने की तो बात होती नहीं है, ग्राइंड का मतलब तो पीसना होता है। अब कुल्हाड़ी को कैसे पीसेंगे? क्रिटिसाइज करना नहीं साहब, क्रिटिसाइज तो नहीं करना। फेल टू अराउज इंटरेस्ट, क्या मतलब है इसका? पहले मीनिंग तो समझ लें अपन।
किसी के अंदर रुचि जगाना नहीं पॉसिबल है, मतलब जैसे किसी के अंदर रुचि जगाने में सक्षमता नहीं होना, असफलता प्राप्त करना। टू वर्क फॉर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के लिए काम करना। टू हैव अ सेल्फिश एंड टू सर्व। देखिए एक्स का मतलब कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी होती है नेगेटिव क्योंकि वो चीजों को काटती है। तो नेगेटिव जो है वो ये है कि टू हैव अ सेल्फिश एंड टू सर्व, सेल्फिश मोटिव होना, स्वार्थ का कुछ काम है वो होने के लिए एक्स टू ग्राइंड लगाते हैं। भाई तुम ये बहुत यार आज तो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो, तुम्हारा स्वार्थ है क्या उसमें? डू यू हैव एनी एक्स टू ग्राइंड? बात समझ आई? ऐसे इसका मीनिंग निकाला जाता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। हैव अ फुट इन द ग्रेव, ये तो बहुत ही इजीली पता चल रहा है भाई, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, फुट यानी पैर। कहते ना यार उसके तो पैर भी कब्र में हैं। अब पैर कब्र में किसके होंगे? जो कब्र में जाने वाला होगा। यानी कि टू बी अफ्रेड टू डाई, मरने से डरना। देखो मरने से डरने तो 1000 लोग डरते होंगे, लाखों लोग डरते होंगे, तो वो हमेशा कब्र में थोड़ी पैर रखते होंगे। हैव नो इंटरेस्ट इन लाइफ, जिंदगी में कोई उम्मीद ही नहीं बची, तो क्या मतलब है? मर जाओगे? नहीं। टू बी क्लोज टू डेथ, यस, मृत्यु के नजदीक अगर होंगे तो उसके पैर तो कब्र में ही होंगे ना। स्टार्टिंग हो गया है भैया, धीरे धीरे बस पूरा के पूरा आदमी चला जाएगा, पैर से शुरू हो गई कहानी। कुल मिला के बी क्लोज टू डेथ का मतलब हो जाएगा हैव अ फुट इन द ग्रेव। हैव एन इनक्योरेबल डिजीज, इसका भी मीनिंग तो समझ लें। नया वर्ड आया है अंग्रेजी का, और ये हमारे लिए एक बहुत बेसिक बात बता रहा हूं आपको। अगर इंग्लिश की वोकैबुलरी सुधारने का इच्छा है तो उससे पहले एक ऐसी हैबिट डेवलप करो कि अंग्रेजी का कोई नया वर्ड आए, इंग्लिश का कोई भी न्यू वर्ड आपके सामने आए, उसका ढूंढना ही है मीनिंग। ये जिज्ञासा, ये एनर्जी लेवल, ये एंथुजियाज्म जब तक नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लो आप नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब आपके अंदर एक अंदर एंथुजियाज्म आ जाना चाहिए, किसी भी हालत में मुझे तो नए वर्ड का मीनिंग ढूंढना ही है। ये एंथुजियाज्म आ जाएगा ना तो अपने आप इंग्लिश अपने आप बढ़ती चली जाएगी। अब जहां से ये वर्ड आया इनक्वायरेबल, मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो फटाफट डिक्शनरी निकालूंगा मोबाइल की और देखूंगा भैया इनक्वायरेबल का मतलब क्या है। तो इनक्योरेबल का मतलब होता है, क्योर यानी कि होता है आपका उपचार करना। इनक्योर का मतलब होता है उपचार नहीं करना। इनक्योरेबल जो उपचार नहीं किया जा सकता, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, ला इलाज बीमारी, जिसका इलाज नहीं हो सकता वैसी बीमारी। सो इसका तो आंसर आ गया हमारे पास सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो 8 नंबर कह रहा है द पुलिस मेड कंसिडर्ड हेडवे इन सॉर्टिंग द पेपर्स। हेडवे, हेड यानी सिर, सिर का रास्ता, यानी प्रोग्रेस, आगे बढ़ने की बात हो रही है कि पुलिस ने कंसिडरेबल, ऐसी चीज जो नजर आ सके, दिख सके, ऐसी प्रोग्रेस बनाई है इन सॉर्टिंग द पेपर्स, पेपर्स को सॉर्ट करने में। तो प्रोग्रेस तो पहला ही आंसर है। बाकी वर्ड मूवमेंट यानी आगे बढ़, मूवमेंट तो जनरल मूवमेंट वर्ड होता है, इधर से उधर हिलन चलन। एक्शन और मेजरमेंट, इसमें बेस्ट आंसर इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस आगे की तरफ बढ़ी है कहानी। अपन भी आगे बढ़ते हैं। हेडवे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। माय फ्रेंड रैन ऑफ हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्लोप। मेरा दोस्त जो है ना दौड़ रहा था, हेल्टर स्केल्टर इधर उधर दौड़ रहा था, डाउन द स्लोप, स्लोप से नीचे। सो अननोइंगली यानी होता है बिना जानकारी के, नहीं पता अपने को, ठीक है ना, अनभिज्ञ होते हुए। विद मिनिमम स्पीड यानी एकदम कम स्पीड के साथ। हेल्टर स्केल्टर तो बड़ा अजीब तरीके से, कंफ्यूज तरीके से, पर्पसफुली नहीं हो जाता है। पर्पसफुली का तो मतलब हो गया कि कोई रीजन से, रीजन नहीं है, हरिडली एंड इन कंफ्यूजन, इधर उधर हो जाना, कंफ्यूजन हो जाना, जल्दीबाजी करना। हेल्टर स्केल्टर का मतलब है कुछ पता नहीं चलना, अफरा तफरी मच जाना, इज नोन एज हेल्टर स्केल्टर। यानी 10 नंबर का आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली साहब। शी वॉज इन अ ब्राउन स्टडी, वो ब्राउन स्टडी में थी। कैसी होती है भाई भूरी कलर की पढ़ाई, ऐसी कैसी होती है बताओ। एंड डिड नॉट नोटिस माई एंट्रेंस, मैं आया उसको भी नोटिस नहीं किया, मैं आया उस पर भी ध्यान नहीं दिया। तो स्लीप में थी क्या? स्लीप में होती है तो फिर स्लीप ही लिख देते। ब्राउन स्टडी का मतलब क्या है? ड्रीम्ड, हाँ ड्रीम फिर भी ठीक है। फियर या रेवरी, रेवरी का मतलब है एन एक्ट और स्टेट ऑफ एब्सेंट माइंडेड डे ड्रीमिंग, ड्रीम से बेटर ये आंसर है ना, रेवरी। जब दिन में सपने देख रहे हो आप, यहां तो नींद में सपने देख रहे हो, यहां दिन में सपने देख रहे हो, आपको भान ही नहीं है आसपास का, उसको कहते हैं डी। तो ब्राउन स्टडी में होने का मतलब है खोए खोए से रहना। आंसर मिल गया अपने को, नया वर्ड मिल गया अपने को।
टू पिक होल्स, किसी का होल्स को पिक करना मतलब उसके अंदर गलतियां निकालना, यानी क्रिटिसाइज करना। टू क्रिटिसाइज समथिंग का मतलब है किसी ना किसी की गलतियां निकालना, निंदा करना। टू फाइंड सम रीजन टू क्वेरल, ये भी मतलब होता है ना किसी का। होते हैं कुछ लोग भैया रास्ता ढूंढते हैं कैसे झगड़ा करें, कैसे झगड़ा करें, तो बी तो गलत हो जाएगा। टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम, आइटम का कुछ कट करना, होल आ गया तो अपने को लगा कट करेगा, नो ये भी गलत है। टू डिस्ट्रॉय समथिंग यानी तहस नहस कर देना, ये भी गलत है। केवल ए आ जाता है टू क्रिटिसाइज समवन, यानी कि क्रिटिसाइज करना, तो 15th का ए हो जाएगा भाई। ही इज लाइक अ स्नेक इन द ग्रास फॉर आवर फैमिली, हमारी फैमिली के लिए तो वो स्नेक इन द ग्रास है। हिंदी में अपन वैसे एक वर्ड बोलते हैं आस्तीन का सांप। ऐसे लोग जो नजदीकी होते हैं और अपने को धोखा देते हैं उसे तो कहते हैं आस्तीन का सांप। स्नेक इन द ग्रास थोड़ा अलग होता है, इसको ऐसे विजुअलाइज करो। घास उगी हुई है, एक गार्डन है उसमें घास उगी हुई है और घास में एक सांप चल रहा है। अब कई बार क्या होता है, घास इतनी बड़ी होती है, सांप इतना छोटा है, पता ही नहीं चलता है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो एनिमी है लेकिन आपको पता ही नहीं चल पा रहा है। डिस्टेंट रिलेटिव तो दूर का रिश्तेदार हो गया, जो स्नेक इन द ग्रास तो नहीं होगा भाई। अ स्टूपिड पर्सन यानी बेवकूफ आदमी भी स्नेक इन द ग्रास तो नहीं होगा भाई। क्लोज फ्रेंड यानी नजदीकी मित्र, तो फिर वो मित्र है तो फिर स्नेक कैसे, ये भी गलत हो जाएगा। अ हिडन राइवल, यस हिडन एनिमी, छिपा हुआ है, अपने को पता नहीं चल रहा। मैंने कहा ना घास के अंदर पता ही नहीं चल पा रहा है कि भैया स्नेक भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिडन राइवल, 17 का डी। टू टॉक वंस हेड ऑफ, इतना बोलना कि सामने वाले का दिमाग ही उड़ जाए। लाउडली तो जोर से चिल्ला के बोलना। वन सेल्फ यानी खुद से बातें करना। विस्पर्स यानी बहुत धीमे धीमे बातें करना। टू टॉक टू मच, बातें ही बातें करना, मेरा सिर दिमाग खा गए, यानी डी आंसर आ जाएगा। बहुत सारी बातें करना, बिना मतलब की बातें करना इज टू टॉक एक्सेसिवली। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ग्रेन ऑफ सॉल्ट दोस्तों नमक का भी जो दाना होता है ना उतना छोटा, तो जरा उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है दोस्तों कंफ्यूजन होना, थोड़ा सा डाउट होना, रिजर्वेशन होना किसी के प्रति, हाँ यार ऐसा ऐसा होगा, शायद ये अनट्रू हो। पहला कह रहा है टू टेक विद सम रिजर्वेशन, यस पहले से ही रिजर्वेशन है कि भैया कुछ तो डाउट है, यही आंसर होगा। क्योंकि टोटल डिसबिलीफ तो बिल्कुल ही मानना ही नहीं। होल हार्टेड यानी पूरा दिल से ले लेना, सीरियसली यानी बहुत गंभीरता से लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा टू टेक विद सम रिजर्वेशन। स्नेक इन द ग्रास फिर से आ गया, बताओ क्वेश्चन अलग है ये। सीक्रेट और हिडन एनिमी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनफोरसीन हैपनिंग, देखो नया वर्ड मिला फिर से हमें, अनफोरसीन। अनफोरसीन यानी ऐसी चीजें जो आगे घटित होने वाली हमने देखी नहीं है अभी तक, हमें मालूम नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है। अनफोरसीन, अघटित जिसे हम कह सकते हैं अनफोरसीन हैपनिंग, अघटित घटना। अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर, जिसको पहचान नहीं सकते वैसा डेंजर। अनरिलायबल पर्सन, जिसका विश्वास नहीं कर सकते। अपने तो हिडन एनिमी ठीक है, वही इसका मीनिंग होता है सब 32 का। आगे देखिए दोस्तों, टू गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट का मतलब भैया मृत्यु हो जाना, भूत बन जाना। तो पहला ये देखो टू डाई, खत्म ही हो गया है। तो फिर भी तीनों ऑप्शन देख लो, क्या पता। टू मेक फॉल्स अपीयरेंस, फॉल्स यानी गलत, अपीयरेंस यानी दिखावा, गलत तरह का दिखावा करना। टू टेरिफाई अदर्स बाय एक्टिंग इन सस्पिशियस मैनर, टेरिफाई का मतलब होता है डराना, किसी को डराना धमकाना। अदर्स यानी दूसरों को, बाय एक्टिंग किस तरीके से एक्ट करके, सस्पिशियस मैनर शक करते हुए, गलत हो जाएगा। टू लीव यूजलेस परस्यूट्स, बिना मतलब के पीछा छुड़वाना, ठीक है ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं अपन। 42 कह रहा है द लूज वंस हेड, दिमाग जो है ना अभी काम नहीं कर रहा है, नर्वस हो गए, परेशान हो गए, चीजें समझ नहीं आ रही है। टू बिकम नर्वस इज द राइट आंसर। नर्वस हो जाना इज टू लूज वंस हेड। बाकी वाले तो इजी है, कंफ्यूज हो जाना, ओवर एक्साइटेड हो जाना, बैलेंस लूज कर देना, सब गलत है। स्मेल अ रैट, चूहे की स्मेल आना। कब आती है चूहे की स्मेल? ऐसा लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला है। रेट जब मर जाता है ना बदबू पैदा करता है और अपने को पता नहीं चलता कहां से आ रही है, तो आपको शक होने लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है मामला, कुछ तो गड़बड़ है मामला। टू डिटेक्ट बैड स्मेल, नहीं, बैड स्मेल को डिटेक्ट नहीं करना है। टू मिसअंडरस्टैंड तो बिल्कुल ही नहीं।
टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, यस, पहले धोखे को या ट्रिक को पहले से शक कर लेना, कुछ तो गड़बड़ है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। 54 कह रहा है टू स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, बीन्स होती हैं आपकी बीन्स, जैसे आपकी कॉफी बीन्स होती हैं, जनरली बीन्स वो ग्रीन फलियां खाते हैं आप, वो सब होती हैं। स्पिल यानी गिरा देना, स्पिल यानी गिरा देना, तो बीन्स को बिखेर देना, बीन्स को गिरा देना का मतलब क्या है, मतलब सीधा सा है कि भैया राज खोल देना, राज खोल देना यानी रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, यही है। क्योंकि बाकी वाला तो कह रहा है मिसबिहेव करना यानी बुरा बर्ताव करना, कीप सीक्रेट्स यानी रखना, ये तो यहाँ तो बता रहा है लोगों को। टू टॉक इररेलेवेंट, बिना मतलब की बातें करना, इसका आंसर हो जाएगा ए। टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कोई भी राज आपको मालूम था, रहस्य आपको मालूम था, उसका रहस्य उद्घाटन कर दिया, राज खोल दिया, उसको कहते हैं टू स्पिल द बीन्स। एक और लिख लें आप अपनी कॉपी में, टू गेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू गेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है राज खोल देना। चलिए आगे बढ़े हम। 59 कह रहा है टू गिव गेट द बर्ड, बर्ड को प्राप्त करना या बर्ड को दे देना का मतलब है सीधा सा सेंड अवे, भेज देना, कोई चीज को भेज देने का मतलब है टू गिव द बर्ड, ठीक है। चलिए साहब, यहां पे आपका एक प्रैक्टिस खत्म हुआ और आपको ये समझ आया होगा कि बॉस मैं आपको एक दो जगह पे ट्रिक्स बता सकता हूं कि यार इसको ऐसे याद कर लो, इसको ऐसे समझ लो, ये इसका मीनिंग हो सकता है। फिर भी सारा खेल आपको समझना यही है कि आपको इडियम्स याद करने हैं, जितने ज्यादा याद कर सकें उतना बेहतर, जितने ज्यादा रिवाइज कर सकें उतना बेहतर, बस सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो अगर रिवाइज नहीं कर सकते तो बॉस आगे की एक्सरसाइज करते चले जाओ, मजा ही आ जाएगा। चलिए लिए चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब है गुस्सा हो जाना, ऑफ द हैंडल, हैंडल से भी अलग होके फ्लाई करना यानी गुस्सा हो जाना। टेक ऑफ का तो मतलब है उड़ान भरना। टू बी इनडिफरेंट यानी कोई फर्क नहीं पड़ना, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। टू डिसलोकेट यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, फिक्स जगह चेंज हो जाना। एंड टू लूज वंस टेम्पर का मतलब है गुस्सा हो जाना। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब है गुस्सा हो जाने से। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टू ड्रॉ अ बीड अपॉन, बीड का मतलब ऐसे मोती होता है, तो अभी टू ड्रॉ अ बीड अपॉन का मतलब मोती से माला करके प्रेयर करना, नहीं वैसा तो नहीं होगा ना, बीड दे दिया, प्रेयर से कनेक्शन बहुत रेयर होगा। टू कॉज हिंड्रेंस इन वर्क, कार्य में बाधा डालना। टू काउंट द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स काउंट करना, मतलब गिनना। टू टेक एम एट, टू ड्रॉ द बीड अपॉन का मतलब है भैया एकदम एम पे लगाना, एकदम एम पे निशाना लगाना। टेक एम एट यानी 10th का हो जाएगा डी। चलिए एक और देखते हैं। टू कीप द बॉल रोलिंग, टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब है जो कार्य चल रहा है उसको चलते रहने देना, क्योंकि बॉल जो रोलिंग है उसको चलने दो भैया, चलने दो। टू अर्न मोर एंड मोर, ज्यादा कमाना। टू वर्क कॉन्स्टेंटली, लगातार काम करना। टू कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग, यस, सो कॉन्वर्सेशन जारी रखना मतलब बात को चलते रहने देना, रोकना नहीं, तो इसका हो जाएगा सी। टू प्ले फास्ट एंड लूज, फास्ट एंड लूज खेलने का मतलब क्या है, टू बिगुल अदर्स, टू बी विनिंग समटाइम्स एंड लूजिंग एट अदर टाइम्स। टू प्ले विद समवन्स फीलिंग, टू प्ले ट्रिक्स, क्या मीनिंग हो सकता है इसका, जरा सोचें एक बार। दोस्तों ऐसे समझें, फास्ट और लूज, पहले तो ये जो फास्ट है ना, ये फास्ट गहरे से है, फास्टन करने से, पकड़ने से है। लूज यानी ढीला छोड़ना, तो कभी ढीला छोड़ना, कभी फास्ट करना, कभी ढीला छोड़ना। बिगिल अदर तो कैसे होगा, किसी को बहुत चक्का परेशान कैसे करोगे आप। टू बी विनिंग समटाइम्स, विन और लूज की बात नहीं कर रहा। समवन्स फीलिंग के साथ खेलना, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना, नहीं ये भी नहीं होगा। ट्रिक्स करना, कभी उसको फास्ट करना, कभी स्लो करना, फास्ट करना, लूज करना। टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब है प्ले ट्रिक्स करना। चलिए साहब आगे देखिए। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, जनरली आपने देखा होगा कि एक होता है कार्ट, एक होता है हॉर्स। हॉर्स आगे चल रहा होता है, पीछे उसके कार्ट चल रहा है, आगे हॉर्स पीछे कार्ट, आगे हॉर्स पीछे कार्ट। यहां पे कह रहे हैं टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कार्ट आगे हॉर्स पीछे, ऐसा तो कैसे हो गया, उल्टा हो जाना। टू ऑफर अ पर्सन व्हाट ही कैन नॉट ईट, ऐसे आदमी को वो चीज ऑफर करना जो वो खा ही नहीं सकता, गलत है साहब। टू फोर्स अ पर्सन टू डू समथिंग, किसी इंसान को फोर्स करना कि तुम ये काम करो, वो भी नहीं कह रहा ना, मैंने तो आपको क्लियर मीनिंग ही समझा दिया। उल्टा, उल्टा मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसको उल्टे सिरे से चलाते हैं। काउंटडाउन बोलते हैं ना यार, आपके अभी मान लो 31 दिसंबर है,
हाँ भैया 10 सेकेंड्स बाकी हैं, 10, 9, 8, 7, ये क्या किया आपने, उल्टा ही तो चले, रिवर्स ऑर्डर में चलना। टू रेज ऑब्स्टेकल्स यानी बाधा क्रिएट करना, वो भी गलत है। टू रिवर्स द नेचुरल ऑर्डर ऑफ समथिंग, यस, चीजों का जो नेचुरल ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना, तो उल्टे के लिए आएगा डी। चलिए साहब, ये भी बता दिया हमने, आगे बढ़ते हैं। कैसल्स इन एयर, कैसल्स इन एयर का मतलब है हवाई किले। वैसे पूरा होना चाहिए टू मेक कैसल्स इन एयर, टू बिल्ड कैसल्स इन एयर, हवाई किले बनाना, यानी डे ड्रीमिंग है, आप बिना, जो चीजें पूरी नहीं हो सकती वैसे ख्वाब देख रहे हो, जो चीजें कंप्लीट नहीं हो सकती। रोमांटिक डिजाइन का मतलब तो हो गया भैया बड़ा ही प्रेम नुमा डिजाइन हो। परफेक्ट प्लान का मतलब है ओके रहेगा भैया, ये एकदम परफेक्ट प्लान है। आइडियल प्रोजेक्ट का मतलब है एकदम आदर्श प्रोजेक्ट है, ये तो होगा ही होगा। फैंसीफुल स्कीम्स, फैंसीफुल स्कीम्स हो जाएगी कैसल्स इन एयर, यानी मन घड़ंत कहानी बना रहे हो, मन घड़ंत ड्रीम बना रहे हो जो पूरा ही नहीं हो सकता, उसे कहते हैं फैंसीफुल स्कीम्स, यानी 24 का डी हो जाएगा। विजनरी प्रोजेक्ट नहीं होगा, विजनरी प्रोजेक्ट तो मतलब टू द पॉइंट का, ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं आगे काम करेगा, नहीं। फैंसीफुल स्कीम्स हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कैसल्स इन एयर है। टू टर्न द अदर चीक, दूसरा गाल आगे करना, कब करोगे भाई? टू सल्क एंड सफर, यानी कि आप परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, बिलख रहे हो, वो तो नहीं होगा ना। टू रिस्पॉन्ड टू वायलेंस विद वायलेंस, वायलेंस का जवाब वायलेंस से देना, तो फिर कैसे हुआ? आपको याद होगा ये तो, महात्मा गांधी ऐसा कहा करते थे, कोई एक अगर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी गाल आगे कर दिया करो। तो दूसरा गाल आगे करोगे तो भैया वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं देना, वायलेंस का जवाब नॉन वायलेंस से देना, यानी कि एक तरफ हिंसा हो रही है, आप अहिंसा पे अटके हुए हो, यानी 27 का सी हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं। विद इन एन एस ऑफ, विद इन एन एस ऑफ का मतलब, एस वैसे क्या होता है? टॉप, एस होता है इक्का आपका, तो वो कह रहा है एस के अंदर ही होना, क्या मतलब होता है इसका? विद इन वंस रीच, किसी की रीच में होना, वेरी नियर, बहुत नजदीक होना, विद इन द हिटिंग रेंज, हिटिंग रेंज के नजदीक होना, एंड नैरोली यानी बहुत ही संकीर्णता से, बहुत ही पतला, राइट। अब आप सोचो कि विद इन एस ऑफ का मतलब क्या हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन को पढ़ने के बाद भी आपको समझ आ जाएगा, ये भी रीच में है, ये भी रीच में है, ये भी रीच में, तो ये तीनों तो अलग ही बात कह रहे हैं। अपने को तो चाहिए नैरोली, एकदम नजदीक से, एकदम पास से, एकदम ऐसा, उसको कहते हैं नैरोली। 30 का आंसर हो जाएगा डी। टू सेट द पीपल बाय ईयर्स, लोगों को कान की तरफ सेट कर देना, कैसे? टू बॉक्स द पीपल, बॉक्स कर देना, कैसे करोगे बॉक्स द पीपल? टू इंसल्ट एंड डिस्ग्रेस द पीपल, हाँ ये फिर भी ठीक है कि भैया आपने किसी को इंसल्ट कर दिया, किसी को डिस्ग्रेस ले आया। पनिश हैविली, पनिश हैविली का मतलब है उसको भारी पनिशमेंट देना। टू एक्साइट पीपल टू अ क्वारल, क्वारल का मतलब है झगड़ा, एक्साइट का मतलब है उकसाना, झगड़े के लिए लोगों को उकसाना। तो अब आप सोचिए जरा, सेट पीपल बाय ईयर, ईयर यानी होता है कान, कान से कौन सी चीज रिलेट कर सकते हो, जरा सोचिए एक बार। देखो ईयर्स का मतलब होता है कान, और कुछ लोग होते हैं कान के कच्चे, तो जब कान के कच्चे होते हैं तो आप है ना, इसको कुछ कहो उसको कुछ कहो, आपस में करा दो लड़ाई, उसको कहते हैं टू सेट पीपल बाय ईयर्स। कानों ही कानों में अपन ने तो लड़ाई करवा दी। टू एक्साइट पीपल टू अ क्वारल, झगड़े के लिए लोगों को एक्साइट कर दिया, उकसा दिया, इसको कहते हैं डी। तो 33 का डी हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45, टू गिव अ फॉल्स कलरिंग, गलत कलरिंग दे देना। अब गलत कलरिंग कैसे देंगे? मिस रिप्रेजेंट, यहाँ पे आपको कुछ तरह का प्रेजेंटेशन देना था, आपने इसको अलग ही प्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब है मिस रिप्रेजेंट, यानी कि गलत कलर दे दिया, यानी कि 46 का ए हो जाएगा। बाकी तो कह रहा है सबमिट द फॉल्स रिपोर्ट, रिपोर्ट ही गलत सबमिट कर देना, डिसऑनेस्ट बन जाना, या कंसील द फैक्ट्स, फैक्ट्स को छिपाना, कंसील यानी छिपाने के लिए आता है, हाइड के लिए आता है, वो भी नहीं होगा। सो 46 का हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू बी अप एंड डूइंग, अप एंड डूइंग का मतलब है रिकवर फ्रॉम इलनेस, यानी कि बीमारी से रिकवर करना। एक्टिवली एंगेज्ड, एक्टिवली एंगेज्ड का मतलब हर चीजों में एंगेज्ड है, बड़ा सक्रिय है। टू प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरीली, यानी कि धीरे धीरे संतुष्टि से आगे बढ़ना। टू बी एक्सप्रेसिव, फाइंड एक्सप्लिसिट, इसका आंसर होगा बी।
एक्टिवली एंगेज, भैया अप एंड डूइंग का मतलब है भैया अभी मैं जिंदा हूं, काम चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास हूं, एक्टिवली एंगेज्ड हूं, कोई ना कोई काम कर रहा हूं। 50 का हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। यहाँ पे प्रैक्टिस 2 भी समाप्त हो जाती है दोस्तों, प्रैक्टिस 3 पे आ जाते हैं। देखें 3 में क्या क्वेश्चंस है हमारे पास। टू सी रेड, रेड देख लेना। अब रेड कैसे देखोगे भाई, पहले तो ये समझ लो दोस्तों, रेड का मतलब होता है लाल कलर, और ये जो लाल कलर है ये पॉजिटिव कलर तो नहीं है यार, ये कभी, ये तो नेगेटिव है, फॉल्ट वगैरह को ढूंढना का है, गुस्सा हो जाना नहीं। टू फाइंड फॉल्ट, सी रेड का मतलब है, देखो आपको ध्यान हो, ऐसे याद करो कि आपकी जब कॉपी चेक होती है तो जो करेक्शंस होते हैं वो रेड कलर से होते हैं, तो करेक्शन कहाँ होते हैं, जो फॉल्ट होता है। टू फाइंड फॉल्ट विद का मतलब है लाल देखना, ठीक है ना। सो थर्ड का हो जाएगा सी। लीव वन टू सिंक और स्विम, किसी को छोड़ देना सिंक या स्विम करने के लिए, या तो वो डूबेगा या वो तैर लेगा। टू बी इन अ डिलेमा, डिलेमा का मतलब क्या है दोस्तों, डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन, इधर जाऊं या उधर जाऊं, एक्स खाऊं या वाई खाऊं, कौन सा सही है पता नहीं चल पाना। सो टू बी इन डिलेमा तो नहीं होगा। टू लीव टू वंस फेट, भैया छोड़ दिया, जो होगा अच्छा होगा। टू पुट वन इन डिफिकल्टी, उसको मुश्किल में डाल देना। नॉट टू हेल्प वन, यानी हेल्प नहीं करना। देखो हेल्प नहीं करना, फेट पे छोड़ देना, डिफिकल्टी में डाल देना, ठीक है, तीनों एक जैसे लग रहे हैं। बट लीव वन टू सिंक और स्विम का मतलब है उसको उसके भरोसे छोड़ देना, या तो वो डूब जाएगा या वो तर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। चलिए आगे देखिए भाई। अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, राउंड होल यानी कि भैया गोल तो राउंड है, उसमें आप जो पेग डाल रहे हो वो स्क्वायर है। एन इम्पॉसिबल टास्क, मुश्किल है भैया, कर ही नहीं सकते। अ स्कीम दैट नेवर वर्क्स, एक ऐसी स्कीम जो काम नहीं करती। अ पर्सन अनसूटेबल टू द पोजीशन ही फिल्स, एक ऐसा पर्सन जो जिस पोजीशन को वो भर रहा है उसमें वो सूटेबल नहीं है। तो दिखने में तो तीनों करीब करीब नजदीकी जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि इम्पॉसिबल टास्क तो बहुत सारे हो सकते हैं और स्कीम जो काम नहीं कर सकती वो भी है, बट आपका होल राउंड है, उसमें स्क्वायर पेग तो जा नहीं सकता ना। पर्सन अनसूटेड टू द पोजीशन, जो वो पोजीशन भर रहा है उसके लिए वो सूटेबल ही नहीं है। तो 8th का हो गया हमारे पास सी। टू शो द वाइट फेदर, सफेद पंख दिखा देना। टू शो साइंस ऑफ कवर्डाइस, यानी कि कवर्डाइस का मतलब होता है डरपोक होना, मतलब कोई भी चीज, कोई इंसान अगर कवर्ड होगा तो वो डरपोक होगा, ब्रेव होगा तो बहुत ही बहादुर होगा। तो एक तो होता है निडर और एक होता है डरपोक, तो यहाँ पे डरपोकी के साइन शो करना हो, जो कि बिल्कुल सही है। सफेद फेदर दिखा देना मतलब डर के भाग जाना, यानी कि टू शो साइंस ऑफ फेदर। 14 का ए हो जाएगा। बाकी जो लिखा हुआ है कि शांति को ढूंढना या एरोगेंस शो करना या फिर पोलाइट हो जाना, सब गलत है। 14 का ए हो जाएगा, कावर्डाइस के साइन शो करना। द प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स जनरली आपने बोला भी होगा, बहुत सारी बार बोलते भी हैं। इसका मतलब होता है अच्छाई और बुराई, एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्लस और माइनस, जिस भी तरीके से लो। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब है फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग, फाउल एंड फेयर, गुड एंड एविल, फॉर्मर। पहला वाला फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग, उसके जो भी फॉर हैं जो भी अगेंस्ट हैं वो सारी चीजें, ए हो जाएगा 21 का। चलिए आगे देखते हैं भैया। टू हिट द नेल ऑन द टारगेट का मतलब भैया सीधी सी बात है, एकदम सही टारगेट पे बैठाना। टू हिट द टारगेट, एकदम सही बैठा है। टू कैच समवन नैपिंग, किसी को नींद लेते हुए पकड़ लेना। टू गेस राइट, एकदम सही गेस करना। टू सेटल द ओल्ड स्कोर, पुराने चीज को एकदम सेटल करना, सब गलत है। हिट द टारगेट, क्योंकि आप सीधा नेल पे ही हिट कर रहे हो, यानी कि हिट द टारगेट कर रहे हो। टू रन अमक, रन अमक मतलब इधर उधर दौड़ना, परेशान हो जाना, समझ ही नहीं आना। टू रन अ रेस, रेस में। टू रन अबाउट इन फ्रेंजी। टू फील एग्जॉस्टेड, टू रन टू समबडीज हेल्प, बी हो जाएगा। टू रन अबाउट इन फ्रेंजी, कुछ पता नहीं चल रहा, इधर भी दौड़ रहे उधर भी दौड़ रहे, सब जगह दौड़ रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है, उसको कहते हैं टू रन अमक, यानी 27 का हो जाएगा बी। क्या मतलब है दोस्तों, टू लुक डाउन वंस नोज एट, किसी के नाक को एकदम नीचा देखना, नाक नीची हो जाना, ऐसा कह रहे हैं ना। बैकबाइट का मतलब पीछे से वार करना, पीछे की चुगली करना। शो एंगर यानी गुस्सा करना। इंसल्ट इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स, सभी के सामने उसके इंसल्ट करना। टू रिगार्ड विद हाफ हिडन डिस्प्लेजर और कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट यानी अवेलना, डिसरेस्पेक्ट। तो मुझे लगता है डी होना चाहिए, किसी को आधा अधूरा रेस्पेक्ट देना, पूरा रेस्पेक्ट नहीं देना और पूरा
बुराई भी नहीं करना, इसलिए होता है कि उसकी नाक नीची हो जाएगी। तो किसका आंसर हो जाएगा डी, 30 का डी हो जाएगा भाई। अ ग्रीन हॉर्न, ऐसा व्यक्ति जो ग्रीन हॉर्न हो। एनवियस लेडी, एनवियस लेडी के लिए आता है दोस्तों ग्रीन आइड पर्सन। ये ग्रीन हॉर्न है यानी नया व्यक्ति है। ग्रीन हॉर्न आता है नए व्यक्ति के लिए। नोवाइस, नौसखिया, जो पहली बार सीख रहा है, अभी ट्रेनी है, अभी अभी सीखा नहीं है सब कुछ, एक्सपर्ट नहीं है। एनवियस तो खत्म हो गया, एनवियस का मतलब होता है जलन। तो जलन जिसको हो रही है लेडी को, उसके लिए आता है ग्रीन आइड पर्सन, राइट। ट्रेनी तो नया है। एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, अ सॉफ्ट हार्टेड मैन। वैसे तो बी और सी दोनों ही नजदीक हैं, बट बेटर आंसर है एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन। एक ऐसा व्यक्ति जो उसको एक्सपीरियंस नहीं है, अभी नया है जिस काम में। वैसे तो ट्रेनी है वो, बट ट्रेनी हमेशा ट्रेनिंग में ही होगा। ग्रीन हॉर्न जो है ट्रेनिंग में भी हो सकता है, किसी काम में नया है, अभी ट्रेनिंग भी नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, ग्रीन हॉर्न कहलाएगा। 34 का हो गया सी। टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर्स, वैसे ही परेशानी है उसमें और ऑयल डाल देना। टू फॉर्मेंट ट्रबल, ट्रबल को और बढ़ाना। टू ऐड टू ट्रबल, ऐड को बढ़ा देना। टू इंस्टिगेट यानी चीजों और कॉम्प्लिकेट कर देना। टू काम अ क्वेरल विद समथिंग वर्ड्स, कुछ ना कुछ कह के आप चीजों को ठंडा कर दें, गुस्से को शांत कर दें। तो जरा बताइए क्या होगा 38 में। देखो, अगर मान लीजिए यूं समझें अपन कि अगर टू पोर ऑयल इन द फायर होता, टू ऐड फ्यूल टू फायर होता, तब तो अपन समझ लगते थे कि गुस्से को और भड़काना, गुस्से को आग देना, आग को तूली लगाना, कुछ भी। फोमेंट ट्रबल कह दो, ऐड टू द ट्रबल कह दो, इंस्टिगेट, करीब करीब सिमिलर बातें कह रहा है। और यहां कुछ और है, सूदिंग वर्ड्स। सूदिंग वर्ड्स का मतलब है ठंडे शब्दों के साथ उसको काम करना। ट्रबल्ड वाटर है, परेशान, उसमें एकदम ऑयल डाल दिया तो एकदम शांत हो जाता है। सो कोई भी झगड़े को प्यार से सुलझाना, बात करके सुलझाना, ठंडा करना is known as D, that is to pour oil in troubled water. To cool one's heels, heels का मतलब तो आपको मालूम है पैर की एड़ी को कहते हैं। cool यानी ठंडा, यानी कहीं ना कहीं आप शांति से बैठ रहे हो। To rest for some time, yes, रेस्ट कर रहे हैं अपन। To give no importance to someone, किसी को भाव नहीं देना। To remain in comfortable position, जो comfortable position बनाई उसमें रहना। To be kept waiting for some time, yes. टू कूल वंस हील का मतलब होता है टू बी केप्ट वेटिंग, कोई चीज को इंतजार करवाना। हाँ, यहाँ पे हील कूल कर लेते हैं यानी इंतजार कर लेते हैं, कोई काम आगे बढ़ना है उसमें इंतजार करना। तो 48 का हो जाएगा डी। ए नजदीक लग रहा है बट है नहीं, ध्यान रखना, ए नजदीक लग रहा है लेकिन है नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। चलिए साहब, यहाँ हमारा सेट 3 भी खत्म हो जाता है और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए दोस्तों, मैंने कहा था ना 50 एक क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो बस इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को देखते जाइए। हर क्वेश्चन में एक इडियम है, इडियम का एक मीनिंग है जो हमने को समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। टू कीप वंस हेड अबव वाटर, पानी से अपने सिर को बाहर रखना। अबव वाटर यानी बाहर रखना, क्या मतलब है? टू बी कॉशियस यानी निगरानी रखना। टू कीप आउट ऑफ डेट, डेट यानी कर्जे से बाहर रहना। टू रिमेन अलूफ, अकेले रहना, या नन ऑफ द अबव। देखें जरा इसका आंसर क्या होता है दोस्तों। यहाँ जो हेड अबव वाटर का मतलब है पानी जो है ना वो आपके लिए दलदल है, वो आपके लिए समझ लीजिए कर्ज का एक भार है, और उससे बाहर रहना इज नोन एज टू कीप वंस हेड अबव वाटर, यानी कि अब मैं कर्जे में तो नहीं हूं। थर्ड का बी हो जाएगा। वंस इन अ ब्लू मून, दोस्तों वंस इन अ ब्लू मून आता है बहुत ही कम, जैसे हिंदी में अपन कहते हैं ना ईद का चांद, जो बहुत ही कम नजर आता है, वैसा ही वंस इन अ ब्लू मून है, बहुत ही कम नजर आना। अ रेयर ओकेजन्स, बहुत ही कम। इसी का जस्ट उल्टा होता है एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन यानी रोज, हर दूसरे दिन मिल जाते हैं भाई, तो एवरी नाउ एंड देन। रेयर ओकेजन यानी बहुत कम मिलते हैं, तो 6th का हो जाएगा सी। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने स्पिल द बीन्स के टाइम ये बताया था कि भैया राज खोल देने का मतलब है टू गेट द कैट आउट ऑफ द बैग। टू गिव लैटिट्यूड, कहां से बताओ। टू शो कंपैशन, प्रेम शो करना। टू मिस अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक टू मिस द बस आता है इसके लिए कि एक सुनहरा अवसर खो देना, ये तीनों ही गलत हैं। टू टेल अ सीक्रेट विदाउट इंटेंडिंग टू डू सो, सीक्रेट बता देना, राज खोल देना, इसको कहते हैं डी टू गेट द, टू लेट द कैट
आउट ऑफ द बैग। टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक का मतलब होता है आपने किसी बुक के अंदर से कोई पेपर बाहर निकाल दिया। तो एक्चुअली आप ऐसा समझिए कि कोई काम अच्छा किया हुआ है, उसमें से कोई चीज को आपने बाहर निकाला है एज अ मॉडल। तो यहां पे होगा टू टेक हिम एज अ मॉडल का मतलब है उसको एकदम मॉडल की तरह काम में लिया, ऐसा 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 रिपीट करना है। सो प्रोटोटाइप कह दीजिए, मॉडल कह दीजिए। 15 का ए हो जाएगा। बाकी वाली चीजें तो कह रहे हैं वैल्यूएबल चीज को चुरा लेना, या किसी के जो कैसा कह रहा है वैसे उसको फॉलो करना, या दूसरे के स्टैंडर्ड को फॉलो करना, ये सब नहीं होगा। 15 का हो जाएगा टू टेक हिम एज अ मॉडल, यानी उसको मॉडल के रूप में लेना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। टू कट द गॉर्डियन नॉट। गॉर्डियन नॉट जनरली ऐसा होता है ना, कई बार देखो आप गांठ बांध रहे हो तो कई बार बहुत मुश्किल से टाइट गांठ बन जाती है और उसको फिर कट ही करना पड़ता है और कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं है। तो कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन निकालना। फाइनली यही होगा भैया, सोल्यूशन निकालना। टू सॉल्व, ये देखो पहला ही आ गया। टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेना। विक्टोरियस बनने का मतलब हो गया आप विजेता के रूप में बन जाना, किसी से नाता तोड़ देना, पावरफुल पर्सन को हराना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉर्डियन नॉट, नॉट यानी गांठ, गांठ को काटना मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्राई वुल्फ, दोस्तों क्राई वुल्फ की तो कहानी आपने सुनी होगी। गडरिया था एक समय और गडरिया भेड़ें चराता था। ऐसे ही मस्ती सूझी कि यार ये भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो जब भेड़िया आया तो भेड़ चरा रहे हो भैया, भेड़िया खा जाएगा। बहुत सारे लोग आए कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं, मस्ती कर रहा था मैं तो। 2 दिन बीते, फिर वापस वही भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया। लोगों को भेड़िया आया, डंडा लेके आगे, सब कौन आया कौन आया, नहीं आया ऐसा। तो ऐसा करना यानी कि आप गलत इंफॉर्मेशन पास करना। देखिए टू ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है दुख, दुख व्यक्त करना। ओवर समथिंग विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, कोई चीज जो रिकवर नहीं हो सकती है उसके प्रति दुख व्यक्त करने का होता है पहला वाला। टू क्राई फ्रॉम ग्रीफ यानी कि दुख से रोना। इनकंसोलेबली, इनकंसोलेबली का मतलब है जो सांत्वना जिस पर नहीं दी जा सकती। सी कह रहा है टू रेज अ फॉल्स अलार्म, यही तो है भेड़िया आया, भेड़िया आया, यानी गलत गलत इंफॉर्मेशन देना, गलत अलार्म को रेज करना। अभी प्रॉब्लम है ही नहीं और आप कह रहे हो हेल्प हेल्प, बात समझ आ रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। टू गिव वंस ईयर्स, किसी को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आप जब कान दे रहे हो ना किसी को तो आप किसी की बात को ध्यान सुन रहे हो। टू मेक ऑलमोस्ट एनी सेक्रीफाइस, किसी भी प्रकार की सेक्रीफाइस यानी वो बलिदान देना, ऐसा नहीं कह रहा ये कान देने की बात नहीं कर रहा भैया कान काट के दे दूंगा, ये तो बलिदान की बात कर रहा है। टू लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना। टू रिफ्यूज टू लिसन, सुनना ही अनसुना कर देना। इनसाइड समवन, किसी की बात को सुनना। चलिए आगे देखें हम। टू मेक अ शॉट, शॉट मारना मतलब यहां पे ट्रायल लेना, यू समझ ले गेस मारना। रिटेलिएट का मतलब क्या होता है? रिटेलिएट यानी वापस आप हार के बाद वापस खड़े होके सामने आना या बदला लेना टाइप का। रिटेलिएट करना, कोई चीज के एक्शन का रिएक्शन देना। हिट समवन, किसी को ठोकना पीटना। टू मेक अ गेस, टू मेक अ शॉट मतलब ट्राई करना, ट्रायल लेना, गेस मारना, यही इसका हो जाएगा आंसर। सो 28 का हो जाएगा सी, टू मेक अ गेस। चलिए साहब। टू राइड हेल फॉर लेदर यानी कि बहुत तेज गाड़ी दौड़ाना, तेज एकदम। हेल राइड मतलब राइड हेल आ गया, राइड बहुत तेज, तेज राइड करना। टू राइड विद फ्यूरियस स्पीड, जबरदस्त स्पीड के साथ दौड़ना, गाड़ी चलाना इज नोन एज टू राइड हेल फॉर लेदर। चलिए साहब आगे देखें हम। टू गिव अ रैप ऑन द नकल्स, गिव अ रैप ऑन द नकल्स का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, नकल्स का मतलब तो होता है इस तरह से जब हम कटक कटक की आवाज करते हैं ना, उसको नकल्स कहते हैं, कटका, ठीक है ना। यूलोजाइज तो मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। कंडेम्ड होता है निंदा करना। चेटाइज, चेटाइज तो शायद कुछ गड़बड़ लग रहा है। रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब होता है किसी को भला बुरा कहना, बहुत बुरा कहना इज नोन एज रिब्यूक करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रिब्यूक करना, किसी को बहुत ही भला बुरा कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और एक्सरसाइज आ गई है पार्ट 5, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। यहां पे सेंटेंस दे रखा है और सेंटेंस में एक वर्ड आपको एक सेट ऑफ वर्ड्स जो है वो ब्लू कर रखे हैं, उसके आंसर निकालने। द बॉय टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द प्लीडिंग्स ऑफ ऑल हिज वेल विशर्स, जितने भी उसके वेल विशर्स है ना
उनकी सारी जो याचनाएं है ना, उसने डेफ ईयर कर दिया, मतलब सुना अनसुना कर देना। ईयर यानी कान, डेफ यानी बहरा, बहरा कान यानी नहीं ध्यान देना। लिसन केयरफुली तो उल्टा हो जाएगा, ध्यान से सुना ही नहीं उसने। डेडली अपोज यानी उसका ऑपोजिशन करना। पोज इंडिफरेंस यानी ध्यान नहीं देना। डिड नॉट पे एनी अटेंशन, डेफ ईयर का मतलब है किसी प्रकार का ध्यान नहीं देना। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। द पार्लियामेंटरी इंक्वायरी इनटू द बोफोर्स डील हैज ब्रॉट टू लाइट एनी स्टार्टलिंग फैक्ट्स। पार्लियामेंट्री इंक्वायरी यानी जो संसदीय इंक्वायरी हुई है बोफोर्स के डील में, हैज नॉट ब्रॉट टू लाइट, कोई नया फैक्ट लेकर ही नहीं आई है, कोई नई चीज आई नहीं है सामने। प्रूव्ड, हाईलाइटेड, डिस्क्लोज्ड या प्रोब्ड। ब्रॉट टू लाइट का मतलब है सामने लेकर आना, उजागर करना, डिस्क्लोज करना। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी। भाई लाइट के सामने लेके आना, ब्रिंग टू लाइट का मतलब है डिस्क्लोज करना, सबके सामने लेकर आना। कोई लाया ही नहीं ऐसा फैक्ट। चलिए साहब, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस ही इज अ गुड मैन। Finally, practically, above all, in practice, to censure someone in strong terms. Censure एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। Censure यानी कड़ी निंदा करना। तो कड़ी निंदा की तो बात ही नहीं कर रहा है, तो गुड मैन की बात कर रहा है, तो ई तो गलत हो जाएगा। To all intents and purposes यानी हर तरह के इंटेंट से, हर तरह के पर्पस से, कैसा भी उसका ले लो, वो एक अच्छा आदमी यानी above all। इन सारी बातों के ऊपर की बात तो एक ही है, वो एक बहुत बढ़िया आदमी है। ठीक है ना? सो अबव ऑल हो जाएगा भाई। इट वॉज सच अ मेसी अफेयर, इतना बेकार काम था, मेसी यानी बहुत ही बेकार सा। बट मनीष समहाउ मैनेज्ड, मनीष ने किसी तरीके से ट्राई किया, वॉश हिज हैंड्स ऑफ द एंटायर अफेयर, पूरे अफेयर से, पूरे उससे वॉश हैंड कर लेना। सबड्यू यानी कम कर देना वैल्यू। ट्विस्ट द फैक्ट्स, फैक्ट्स को पलट लेना। प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट, अपने आप को निर्दोष साबित कर देना। डिस्क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्क्लेम करना। तो क्या होगा इसका आंसर, जरा सोचिए। सेंटेंस को पढ़िए तो अपने आप समझ आ जाएगा कि एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, आप ये समझिए कि मेसी अफेयर है यानी बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई बात है, और उसमें भी मनीष ने अपने हाथ बाहर निकाल लिए, यानी डिस्क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं थी, मैं तो इससे बाहर हूं, ऐसा ये आएगा। यानी 11th का डी हो जाएगा कि भैया क्लेम ही नहीं करना, डिस्क्लेम, मेरी जवाबदारी ही नहीं थी, ऐसा ये कर दिया। तभी तो उसने बट लगा के इसे कंटिन्यू किया। चलिए एक और देखिए। शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, उसने अपने प्रपोजल को रिजेक्ट किया ऑफ मैरिज। पॉइंट ब्लैंक, साफ साफ सीधे शब्दों में, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्टली, डायरेक्टली, पॉइंटेडली, ब्रीफली। डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन शायद हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दिया। डायरेक्टली, स्ट्रेट अवे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड को कहते हैं पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक के दो मीनिंग होते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट ब्लैंक का एक मतलब तो होता है स्ट्रेट, और एक पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है बहुत नजदीक से निशाना लगाना। यहां पे हो जाएगा डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया दोस्तों। एट अ पार्टी, पार्टी में ही इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स, वो हमेशा हाई स्पिरिट्स में होता है। हाई स्पिरिट्स कब होती है? जब आप बहुत उत्साही होते हैं। टॉकेटिव यानी बहुत बोलने वाला, ड्रंक यानी पिया हुआ, अनकंट्रोलेबल जो कंट्रोल में नहीं आ रहा, चीयरफुल, यस, हाई स्पिरिट्स का मतलब है चीयरफुल है, बहुत ज्यादा पार्टी में उत्साही है। 24 का आंसर हो जाएगा डी, बी फॉर बॉम्बे। मिस्टर रॉय इज नोन एज अ शॉपलिफ्टर इन द सिटी कमर्शियल सेंटर। शॉपलिफ्टर को कहते हैं चोर, छोटी छोटी चोरियां करने वाला, शॉपलिफ्टिंग करना, चोर। भैया शॉप में गए, लिफ्टिंग कर ली, पैसा नहीं चुकाया। डेली विजिटर का मतलब रोज जाने वाला। बायर ऑफ ऑल न्यू थिंग्स यानी कि हर चीज का खरीदार। स्मगलर यानी स्मगलिंग करने वाला। अ थीफ इन गाइज ऑफ कस्टमर, यस, शॉपलिफ्टिंग का मतलब तो यही है भैया, आप कस्टमर के भेस में गए हो और सामान उठा के जेब में ले आए हो। तो 27 का आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। तो दोस्तों शॉपलिफ्टिंग के भी क्वेश्चन देखे, बहुत सारी चीजें देखी। अब यहाँ पे आज की हम कक्षा को समाप्त करते हैं। बहुत सारे इडियम्स हैं दोस्तों, इडियम्स की कमी नहीं है, जितने क्वेश्चन करें उतने कम है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को अच्छे से फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, बहुत सारे इडियम्स याद करें, रिवाइज करते जाएं, रिपीट रिवाइज, रिपीट रिवाइज। दोस्तों ये वीडियो ही बनते हैं इसलिए है कि रिपीट रिवाइज आप करते चले जाएं, और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था उसको फॉलो करें। बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, नई नई चीजें हम लोग लेके आते हैं इस चैनल के माध्यम से। बहुत सारे वीडियोस हम लेके आते हैं, बहुत सारी बुक के वीडियो सोल्यूशन हम लेके आए हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कुछ आया है नया?
तो अगर आपको नए का पता करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल सा काम करिए, अभी एस चांद एकेडमी के इस चैनल को एकदम से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई नया अपडेट आएगा तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों आप तक सीमित ना रखें, इसे आगे से आगे प्रेषित करते चलें, लोगों को सेंड करते चलें। तो आज इतना ही रखते हैं हम। बहुत सारे क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, बहुत सारे क्वेश्चन आप करेंगे और बस उतना ही आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।